Japan is going to intake 50,000 Indians over the next few years. 50,000 people from India in the next 5 years. それにプラスインド人5万人かと思ったら英語のメディアちょっと見たら Japan is exploding right now with anti-immigration protests for two reasons. First is because there were early reports that 4 Japanese cities were being given to African nations. Second one is real though. Japan is planning to bring in 500,000 Indian workers by 2030. इंडिया के साथ भी इन्होंने टाइप किया है 5 लाख एक्सचेंज होने वाले एम्प्लॉयमेंट। तो वैसे जापान को जरूरत है इसके इमिग्रेशन के, बगैर जापान आगे बढ़ नहीं सकता। बट वो ये कि इनको डर उसी का लगा है कि जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर आते हैं वो रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो मुझे जो इंडियंस हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज छुट्टी है वैसे, और आज हम जाने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के क्लास के लिए। तो हमारा जो फेज़ 2 है वो ऑलमोस्ट ख़त्म, यानी फेज़ 1 हमारा ख़त्म हो चुका है और जो फेज़ 2 है वो स्टार्ट हुआ है। और मैं भी हो सकता है एक मंथ में, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरा लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस आ चुका है। बट वो ये कि लर्निंग लाइसेंस मुझे नहीं मिला है, वो क्लास उन्हीं के पास रहेगा। बट मैं गाड़ी चला सकता हूँ रोड पे इंस्ट्रक्टर के साथ में, तो वो मेरे बगल में बैठे रहेंगे और फिर मैं रोड पे गाड़ी चला पाऊंगा। बट मैं खुद से, जैसे इंडिया में होता है ना कि हमारे पास में अगर लाइसेंस है, लर्निंग लाइसेंस है, वी कैन नॉट ड्राइव। बट यहाँ पे कंडीशन है कि आपके बगल में ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास में ऑलरेडी लाइसेंस है 3 साल से, या फिर स्कूल का टीचर है, तभी आप रोड पे चला सकते हो। तो 1 महीने में हमारा फाइनल जो लाइसेंस है वो आ जाएगा। और यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है, ये वाली, जो हमें पिक करती है ये स्टेशन से स्कूल तक। मैं आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया था, गाड़ी भी थोड़ी जल्दी आ गई है। और करते हैं आज हमारे एक्चुअली 3 लेक्चर होने वाले हैं CPR के। CPR का भी पढ़ाते हैं यहाँ पे। कल मेरा जो लेक्चर हुआ था उसमें मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इनर्शिया, वो क्लास में साइंस और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हमको क्लास में। भी बहुत एडवांस लेवल का यहाँ पे ड्राइविंग लेसन होता है। पहुंच गए दोस्तों स्कूल में। 10 मिनट में हमारा भी स्टार्ट होने वाला है। बगल में हमारा क्लास रूम है। यहाँ पर आकर तो मुझे पूरा ऐसे फीलिंग आता है कि मैं कॉलेज में आ चुका हूँ। प्रॉपर लेक्चर वगैरह जैसे वैसा ही होता है। तो आज हमारा CPR होने वाला है। CPR का 3 लेक्चर 3 घंटे का, कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ आपको हो रहा है, CPR वगैरह कैसे देना है वगैरह, वो भी पूरा डिटेल में आज सिखाने वाले हैं। करता हूँ मैं मेरे लेक्चर ख़त्म और मिलता हूँ आपको ड्राइविंग क्लास ख़त्म होने के बाद। तो आज का हमारा जो क्लास है ख़त्म हो गया है। एंड बता नहीं सकता मैं आपको कि क्या हुआ था क्लास में। आज 3 घंटे क्लास हुआ जिसमें हमको CPR और AED, जो शॉक देते हैं ना अगर एक्सीडेंट हो गया किसी का, या आपके गाड़ी का या किसी और की गाड़ी का, फिर आपको पता चला कि उसको बचाना है तो CPR कैसे देना है और शॉक कैसे देना है। वो डिवाइस होता है, वो पूरा हमको यूज़ कैसे करना है सब। 3 घंटे तक डमी स्टैचूज़ थे, पहले उनके साथ में कराया और फिर एक्चुअल में हम 12 लोग थे एक क्लास में, तो हमारा ग्रुप बना दिया उन्होंने और पूरा हमको डिटेल में सिखाया है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ड्राइविंग क्लास में इतने डिटेल में आपको ड्राइविंग का पढ़ाएंगे। और इसलिए जापान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दुनिया में माना जाता है। तो मैंने वैल्यू उसका बहुत ज़्यादा है। और साथ ही में क्लास का फ़ीस भी इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि आज जो टीचर आए थे उन्होंने अलग से अपॉइंटमेंट लिया था उनका 3 घंटे का, उनको भी बहुत पैसे पे करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लाइसेंस बहुत महंगा है बट क्वालिटी मिलता है। आज तो काफ़ी भीड़ है स्टेशन पर, छुट्टी है ना आज। और यहाँ पे क्या बेच रहा है, जैपनीज स्नैक, कुकीज़ वगैरह। और हाँ एक बात और, आई डोंट नो कि स्टेशन के बाहर ना ऐसे लोग खड़े रहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों खड़े हैं। देखो बस खड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, फ़ोन के साथ में खड़े हुए हैं बस। यहाँ भी जापानीज स्नैक्स वगैरह बेच रहे हैं। और ये वाले साइड में भी एक स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे शायद कुछ बैग्स और ऐसे यूटिलिटीज़ की चीज़ें वगैरह बेच रहे हैं। और अगर इनको बेचना भी है ना यहाँ पे स्टेशन के ऊपर, तो इनको भी परमिशन अलग से लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं यहाँ पे स्टेशन के ऊपर दुकानें खोल दी और बेचने लगे। तो जापान में सब काम जो होते हैं ना वो परमिशन के साथ में होते हैं। जो भी कुछ आपको करना है यहाँ पे आपको परमिशन ज़रूर लेना पड़ेगा। ओ दादी माँ कितनी क्यूट है, देखो ना। मुझे लगता है इनका उम्र अराउंड 100 साल के आसपास होगा। अभी मैं स्टेशन से घर पे आ रहा था और पार्किंग है मेरे स्टेशन के पास में, फ्री वाली पार्किंग है एक्चुअली। वहीं पे मैं साइकिल पार्किंग के लिए लगाता हूँ। शायद पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, रात के 12 बजे तक रहती है। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट होती है। और आज हमारा जो क्लास था वो सुबह 8 बजे हम निकल गए थे, तो वो पार्किंग बंद थी। तो अब मैं सोचूँ कि भाई साइकिल कहाँ लगाऊँ, वापस घर पर तो मैं आ नहीं सकता साइकिल रखने के लिए और वापस पैदल जाऊँ इतनी दूर। तो फिर मैं सोचा कि कहाँ लगाऊँ साइकिल। तो मैंने उसी के सामने एक ओपन स्पेस दिखा मुझे, वहाँ पे 5-6 साइकिल लगी हुई थी ऑलरेडी। तो मुझे लगा कि मेरे जैसे कोई लोग होंगे
जिनको पार्किंग सुबह आए होंगे लगाने के लिए और नहीं मिला तो उन्होंने वहाँ रखा दिया। तो मैंने भी ऑप्शन था नहीं तो मैंने वहाँ रख दिया साइकिल। और अभी क्लास छूटा, वापस आया, मैं वापस वहाँ पे गया तो साइकिल थी नहीं मेरी वहाँ पे, और शौक हो गया भाई साइकिल कहाँ चली गई मेरी। अलाउ नहीं था वहाँ पे लगाने के लिए, बट मैंने लगा दिया था। तो उन्होंने क्या किया, मेरी साइकिल सिर्फ अकेले की साइड में लगा दी, दूर थोड़ी सी, और उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया उन्होंने। और इसमें लिखा हुआ है फाइन देना पड़ेगा बोल के, शायद आप पढ़ पाओगे 2000 4000 इस पर लिखा हुआ है। 50 सीसी के नीचे अगर है तो 4000 है, और साइकिल है तो 2000। तो यहाँ पे ऐसा है, अगर आप साइकिल भी गलत जगह पे पार्किंग को लगा देते हो मिस्टेकनली तो उसका भी आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है। तो आप सोचो, अगर आप 4 व्हीलर कार अगर किसी के घर के सामने या रोड पे इलीगली पार्किंग लगा देते हो, जैसे हम इंडिया में लगा देते कहीं पर भी रोड के ऊपर वगैरह, तो जापान में आप वो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। साइकिल का ये हाल है तो गाड़ी का तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर। बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, सोचा था घर आके खाऊंगा, बट सडनली भी मैंने मेरा कैलेंडर चेक किया एंड देन पता चला कि अभी 1-on-1 कॉल होने वाला है। एक स्टूडेंट है जिनको मैक्स स्कॉलरशिप और स्टडी गाइडेंस के लिए जापान में आना है। तो अभी जस्ट 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, 1 घंटे का कॉल है। तो थोड़ा अभी 1 घंटा मुझे खाना वेट करना पड़े, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो चलो ये कॉल ख़त्म करते हैं। Like I've been following you for since 2 years and watching you in Instagram, your reels and how you like are settled in Japan and all. Yeah, vacancy. If you are even overqualified for it, they will be helping you with your hiring. Have you decided like will you do Japanese English or what is your career vision like in next couple of years? तो हो गया दोस्तों 1-on-1 कॉल खत्म। उसके बाद में खाना शाना खा के मैं थोड़ा देर सो भी गया था, बहुत नींद आया था क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ रहे थे। 2-4 घंटे अच्छे से मैंने रेस्ट लिया। अभी बर्तन धोना है बहुत सारे बर्तन एक्चुअली सुबह कल रात से पड़े हुए थे और आज सुबह टाइम मिला नहीं मुझे धोने के लिए। तो अभी हम थोड़ा बर्तन वगैरह भी धो लेते हैं। और हाँ, वो काम करते करते मैं आपको एक कमेंट का मुझे रिप्लाई भी करना है। मैं आपके कुछ कमेंट पढ़ रहा था, उसमें एक कमेंट मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग मिला है और मैं सोचा कि उसको मैं रिप्लाई करूं, क्योंकि मे भी शायद काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन हो सकता है। बट ये स्पेसिफिकली मैंने चूज़ किया कमेंट आंसर करने के लिए क्योंकि मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं थोड़ा क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ। इसने ये बोला है कि मेक श्योर टाइटल मैच द मेन कंटेंट। जो हमारा लास्ट वीडियो था जो कि मैंने जापान इज़ नॉट सेफ फॉर इंडियंस क्वेश्चन मार्क डाल के मैंने जो कंटेंट बनाया था, और उसमें मैंने बताया था आपको कि किसी ने स्पीच दिया था यहाँ के एम्बेसी में जाके जब मोदी जी आए थे, और वो मैंने उसमें डाला था। और इन्होंने इस पर कमेंट किया है, मेक श्योर इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड मोर ट्रांसपेरेंट इन द टाइटल व्हेन यू आर गोइंग टू कवर मल्टीपल थिंग्स। तो मुझे अभी ये क्लेरिफिकेशन आपको देना है कि देखो दोस्तों, आपको पता है जो मेरे रियल व्यूअर्स है, जेन्युइन व्यूअर्स है जो कि मुझे रोज देखते हैं, मैं 10 चीज़ें करता हूँ एक व्लॉग में। सुबह उठने से लेके शाम तक, ऑफिस का काम, जिम, टाइकोंडो, व्लॉग शूट करना आपके लिए, अभी ड्राइविंग भी कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें मैं करता हूँ। ठीक है, अभी वो हॉस्पिटल में गया था लास्ट व्लॉग में मैं तो होता है ऐसे ना कि जब मैं ऐसे एक व्लॉग में 10 चीज़ें करता हूँ तो टाइटल में वो 10 चीज़ें मैं डाल नहीं सकता है ना, जो मेन मुझे लग रहा है वो मैं डालता हूँ। और मेरा कोई ऐसा बड़ा टीम है नहीं जो कि मेरे लिए थंबनेल बनाए या मेरे लिए टाइटल डिसाइड करे एकदम से ब्रेनस्टॉर्म करके क्या टाइटल डालना है, क्या थंबनेल डालना है, ऐसा कुछ होता है नहीं। जल्दी से मैं वीडियो एडिट करके शूट करके थंबनेल बना के टाइटल मैं डाल देता हूँ उसको। दिन में काफ़ी कुछ चीज़ें करूँगा और उसमें टाइटल में क्या डालना है एग्जैक्टली वो मैं इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम भी नहीं मेरे पास में। और कंटेंट तो मैं ऑफकोर्स मैं आपको अच्छे दूंगा जापान के, क्योंकि आपको जापान देखना है, जापान के बारे में आपको जानना है। तो जितना हो सके मैं आपको जापान के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट अ फुल टाइम व्लॉगर, है ना। जापान में मैं फुल टाइम व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं क्यों टाइम निकाल पा रहा हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी लोगों को आना है जापान के बारे में, आपको जानना है इंडिया में रह के। तो मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको जापान दिखाने की कोशिश करता हूँ। बट जो मेरे रियल व्यूअर्स है, जो मुझे एक्चुअल में देखते हैं, मेरे वीडियो देखना पसंद करते हैं, बस मुझे आपको इतना ही बताना था कि जो आप वीडियो देखते हो मैं आपके लिए बस जापान के नॉलेज के लिए बनाता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए बनाता हूँ। जितना हो सके इसको एज ए एंजॉयमेंट बोल के, एज ए एंटरटेनमेंट बोल के देखा करो। इतना सीरियस होके मत देखा करो कि भैया ने 10 टॉपिक वीडियो में बताया है और कोई एक टॉपिक टाइटल में डाला है। तो जितना हो सके रिलेवेंट ही डालने की कोशिश करूंगा। बट कभी कभी हो जाता है कि आपको लग रहा होगा कि वीडियो आपने इसलिए क्लिक किया है और उसमें वो पार्ट 1 मिनट या 2 मिनट का ही है, तो स्पेसिफिक मैं एक टॉपिक पे ऑफकोर्स टॉपिक वाइज भी वीडियो में ऐसे बीच बीच में बनाता हूँ, वो रेयर ही होता है। बट यूजुअली मेरा लाइफस्टाइल व्लॉग होता है, डेली मैं जो करता हूँ वही आपको दिखाता हूँ। उसमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, टिपिकल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, वो मैं बीच में 1-2 मिनट 5 मिनट बात उस पर कर देता हूँ। जो बाकी व्यूवर्स है जो वंस अ वाइल हमारे चैनल पे आते हैं देखने के लिए, शायद उनको मिसकंसेप्शन हो सकता है। बट जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है, आई थिंक उनको पता है, उनको ये सब चीज़ पता है कि भैया कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसा सब कुछ। तो आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई प्रॉब्लम होगा। बट जो नए व्यूअर्स अभी हमारे आने वाले हैं आगे, तो उनको बस मुझे ही बोलना है कि मुझे आपका भी प्यार और सपोर्ट चाहिए। एंड बस एंजॉय द वीडियो। चलो हो गए सारे बर्तन वर्तन धो के, किचन थोड़ा क्लीन कर दिया मैंने। अब निकलते हैं जल्दी से
जिम के लिए। अभी कितने बज रहे हैं? 9:30। तो जल्दी अभी 1 घंटा वर्कआउट करेंगे। बाय द वे ये पीछे आप देख रहे हो, ये मनी प्लांट कितना बड़ा हो गया देखो, पूरा दीवार पे मैंने अभी इसको लगा दिया है। बाहर एक्चुअली बहुत धूप चल रहा है ना, तो ये पत्ते भी इसके सूख रहे थे, तो मैंने इसको अंदर लाया और फिर थोड़ा दिमाग में आया मेरे, कह रहे यार काफ़ी बड़ा हो रहा है इसको, तो क्या करते। तो मुझे क्लिक हुआ कि दीवार में क्लिप्स जाते हैं यहाँ पे तो मैंने आराम से, क्योंकि ये वुडन की दीवार है ना, ख़राब हो जाती है, इसमें वैसे तो अलाउ नहीं है वो कुछ ऐसे डालने के लिए, बट छोटा सा जो क्लिप होता है, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, है मेरे पास में। ये यूजुअली जापान में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ की जो दीवारें होती है ना वो वुडन की होती है, तो उसके अंदर कुछ भी अगर आप कैलेंडर लगाना है, कुछ भी ऐसे फोटो अगर लगाना है, तो ऐसे क्लिप्स आती है, वो बस डाल दो इसके अंदर ऐसे। तो मैंने इसके ऊपर ये बेल लगा दी है, तो आई होप आने वाले कुछ टाइम में ये पूरे हमारे घर में फैल जाए और हमारे पास में पैसे ही पैसे आए, क्योंकि मम्मी बोलती है मुझे कि मनी प्लांट घर में लगाते हो तो पैसे आते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। लास्ट व्लॉग में दोस्तों मैं जब शूट कर रहा था जिम जाते वक्त ही, तो यहाँ माइक लगा हुआ था और ये जो मेरा बैक का स्ट्रैप देख रहे हो ऐसे लग रहा था और आवाज़ आ रहा था एक्चुअली। तो किसी ने कमेंट किया कि भाई दारू की बोतल की आवाज़ आ रही है कोई दारू की बोतल नहीं है, ये मेरा बैक का स्ट्रैप है। और एक चीज़ मुझे बताना, जैसे कि आज हमारा 1-on-1 हुआ था, तो मुझे काफ़ी सारे DMs और कमेंट्स भी आते रहते हैं कि भैया जो टॉप एंड पे आप 1-on-1 कंसल्टेशन लेते हो जापान से स्टडी या जॉब से रिलेटेड, वो थोड़ा उनको एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि आप में से काफ़ी लोग मिडिल क्लास से है या अभी स्टूडेंट्स है, तो उनको थोड़ा वो प्राइस ज़्यादा लग सकता है, बट वो प्राइस मैंने बहुत ही रीजनेबल रखा है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, तो उनके लिए मैंने डिस्कॉर्ड पे सर्वर बना के रखा है और वहाँ पर मैं काफ़ी फ्री रिसोर्सेज शेयर करता हूँ, और साथ ही में वहाँ पर मैं बीच बीच में स्टेज हो गया है मैं लाइव जाता हूँ, वहाँ पे फ्री में मैं जो भी आपके क्वेश्चंस है मैं आपसे बात करता हूँ। तो रिसेंटली हमने एक स्टेज लिया था जहाँ पर जो लोग ज्वाइन किए थे उनके मैंने पर्सनली उनसे मैंने बात किया था ऑडियो पे, उनके जो भी क्वेश्चन है मैंने आंसर किए थे। तो जिन लोगों को लगता है कि दे कांट अफोर्ड इट राइट नाउ, वो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकता है, और आपके जो भी क्वेश्चन है आप फोरम में आपके क्वेश्चन बना सकते हो, साथ ही में कम्युनिटी पे आप क्वेश्चन पूछ लो, जिन लोगों को आंसर पता है वो आंसर कर देंगे। अगर फोरम में क्वेश्चन पूछते हो तो मैं वहाँ पे आंसर कर दूंगा, और साथ ही में हम वीकली वहाँ पर स्टेज कॉल भी रखते हैं, तो आप ज्वाइन करो और आपके जो भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क इट। करते हैं अभी हमारा वर्कआउट। आज हम बैक वर्कआउट करने वाले हैं, और हाँ घर जाके मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना है जो है इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली जापान के जो PM है वो चेंज हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड मुझे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना है। तो जल्दी से मैं अभी मेरा वर्कआउट खत्म कर लेता हूँ और घर जाके बात करेंगे हम जापान के इमिग्रेशन के बारे में। तो कल दोस्तों हमको टाइम नहीं मिला जिम से आने के बाद में, तो मैंने सोचा कि चलो आज हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुझे आपको बताना था, जापान में जो अभी इमिग्रेशन के बारे में जो इशू चल रहे हैं एंड जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है जापान में, उससे रिलेटेड। तो काफ़ी इंडियंस जो अभी जापान में ऑलरेडी है या जस्ट अभी आए हैं या जो फ्यूचर में आने का प्लान कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, बहुत वायरल हो रहे हैं इमिग्रेशन के लिए और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके लिए। तो पैनिक काफ़ी बढ़ चुका है, मुझे बहुत सारे DMs आ रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है ये, हम इंडियंस के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या फ्यूचर में, क्योंकि दे आर स्टडिंग, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं जापानीज का करियर का। मुझे काफ़ी 1-on-1 भी मैं लेता हूँ, तो वो भी काफ़ी सीरियसली प्लानिंग कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन आई टॉक टू देम। तो मैं सोचा कि आपको क्या मैटर है एग्जैक्टली है, और इसका हम इंडियंस पे जो भी आने का प्लान कर रहे हैं जापान में, उन पे इसका क्या इफेक्ट हो सकता है क्या, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा भी समझाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ आपको। जापान में एक पार्टी है LDP, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि जापान की वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी आप बोल सकते हो, और जिनके जो PM है शिगेरू इशिबा-सान, ये काफी साल से जापान की PM है, और रिसेंटली जो जुलाई में इलेक्शन हुए थे यहाँ पर 2025 में, उनमें अपर और लोअर हाउस दोनों में ये हार गए थे, और इसके चलते इनका जो ट्रस्ट था जापान के लोगों में और इनके पार्टी में वो कम होने लगा, और इन पे काफी प्रेशर आने लगा कि आप रिजाइन करो। काफी महीने से इन पे प्रेशर आ रहा था, जुलाई में जैसे इलेक्शन हुआ हार गए, इन पे प्रेशर आने लगा, बढ़ते गए। तो इन्होंने बोला, इनका प्लान चल रहा था रिजाइन करना है, और फाइनली इन्होंने रिसेंटली लास्ट वीक इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये रिजाइन करने वाले हैं। और ये जो रिजाइन करने का इन्होंने न्यूज पब्लिश किया था, उसके एक दिन पहले ही, 1 या 2 दिन पहले ही मोदी जी इनको मिल के गए थे यहाँ पे, और काफी सारे इन्होंने मोदी जी के साथ में टाई अप किए थे। जैसे कि वन ऑफ द बिगेस्ट टाइप इनका ये था कि 5 लाख एम्प्लॉयज ये एक्सचेंज करने वाले हैं इंडिया जापान के बीच में। तो जापान में आने वाले 2 से 5 साल के बीच में यहाँ पे अराउंड 5 लाख एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ाने वाले हैं। तो ये गुड न्यूज थी वैसे हमारे इंडियंस के लिए, कि इंडियंस जो जापानीज पढ़ रहे हैं जापान आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज था। बट कुछ ही दिनों में इन्होंने बोल दिया कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो काफी लोग पैनिक हो गए कि भाई अब जो PM है उन्होंने ही ये रिजाइन दे दिया है और उन्होंने ये टाइप किया था, तो अब क्या होगा आगे। Japan is going to intake 50,000 Indians over the next few years to shore up its labor shortages, and the internet had a lot to say about it. So, I
mean, this kind of makes sense because Japan going through aging population, deflation, declining in birth rates. They need skilled workers, and I guess India is the place for that. But what's interesting is that why did they take Indians and not other countries like Vietnam? Well, I think India simply has a gigantic just surplus of like grad school graduates, and they don't have a lot of jobs within India enough to support them. So there's a lot of outward migration pressure. Plus, the Japanese need a lot of engineering, IT, and healthcare, which are like they train in those fields culturally in India a lot. So there's a skill gap between Indians and Vietnamese. That's interesting. Yeah, so I think long story short, man, Japan just has a plan to basically be like, yeah, maybe you can stay for like 1 year, 5 years, 10 years if you're really good, but you better behave because the second you act up, you're out of here. I think Japan's like intaking them to bolster their economy, but being extremely strict with them if they violate guidelines. तो होगा कुछ नहीं एग्जैक्टली, बस ये जो प्रोसेस होने वाली है एम्प्लॉयमेंट की, तो ये थोड़ी डिले हो सकती है. तो भले इनका लीडर चेंज हो जाए क्योंकि नए पीएम आने वाले हैं, तब तक ये प्रोसेस थोड़ा डिले हो सकता है. बट एक बार नए पीएम यहाँ पे आ जाएंगे तो जो टाइप इंडिया के साथ में हुए वो कंटिन्यूसली जो उस पे काम है वो चालू रहेगा. बट अभी थोड़ा जापान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही, तो उसके चलते मुझे लगता है कि इसके अलावा जो और भी टाइप के थे इंडिया के साथ में, वो सारे अभी जब पॉलिटिक्स में ऐसा होता है तो वो प्रोसेस ऐसे भी डिले होती है. और ऐसा जब कुछ हो जाता है, कोई रिजाइन कर देता है, लाइक कंट्री का पीएम ही रिजाइन कर देता है, तो ऐसी जो प्रोसेस है वो डिले होने लगती है. बट आपको पैनिक नहीं होना है, ये कैंसिल नहीं हुई है. जो प्रोसेस बस है वो थोड़ा धीरे होगा, बट जो टाइप हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, बट उसको थोड़ा टाइम लग सकता है. और दूसरी एक बात जो है कि जापान में रिसेंटली काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं. तो जापान में एक नई पार्टी है जिन्होंने अभी रिसेंटली एक हॉट टॉपिक पकड़ लिया है कि इमिग्रेशन जापान में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और उसके चलते उन्होंने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट जापान में निकाले हैं कि इमिग्रेशन कम करो, क्योंकि जापान में भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स बढ़ रहे हैं. और इसके चलते जापान के जो अभी जेनजी बोल सकते हो आप वो थोड़े लाइक पैनिक हो रहे कि भाई उनका जॉब किसी और को जा रहा है. Japan already has 1.46 million people called hikikomori who stay shut inside their home. Maybe we should help them first before bring more foreigners. In short, low-paid Asian laborer or cheap corporate slaves. They will mainly work in sectors with serious labor shortages. Many Japanese people say, yes, India has a lot of talented people, but the best ones who speak English, they'll go to the US or Europe. Not low-wage Japan. Only anime nerds will come here. Unless Japan raises salaries, talented Indians just won't come. This, my friends, is exactly how Japanese people feel today. 来週のサザエさんはマスオです。毎日働いても給料のほとんどが税金で消えていくんですから笑うしかありませんよ。所得税に住民税、消費税に社会保険料。一体僕たちは何のために働いてるんでしょうか。これじゃあ2人目なんて作れないよ。私20歳で今浪人生やってる山口というものです。それにプラスインド人5万人かと思ったら、英語のメディアちょっと見たら50万人だったんですよ。50万人、西暦指定都市と同じくらいですよ。異例な経歴僕持っておりまして、僕16年間インドのムンバイ市に在住しておりました。なのでこの中で一番僕インド人のことは人一倍分かると思います。いい人もいると言います。でも同じ日本の土地と同じ一つの屋根で暮らせるかというと無理です。もうダメです。無理なんですよ。もう文化が違うし考えの根底が元から狂ってる。इमिग्रेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसका उनको डर लग रहा है क्योंकि जितने इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और फॉरेनर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो रूल फॉलो नहीं कर रहे. एक मेन रीज़न तो मुझे ये लगता है कि उनको ये डर है कि जापान में जो लोग आते हैं वो रूल फॉलो नहीं करते. क्योंकि रिसेंटली बहुत ऐसी न्यूज़ मैंने भी पढ़ी है कि जो फॉरेनर्स यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं उनका मोटो है कि भाई यहाँ पे आना है, काम करना है, पैसे कमाना है. बट ठीक है, आप काम करो, पैसे कमाओ, बट यहाँ के रूल मत तोड़ो, क्योंकि जापान के लोगों को रूल अच्छे लगते हैं फॉलो करना. बाहर के लोग आके रूल तोड़ते हैं. एक बंदा फॉरेनर था, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, आप न्यूज़ पढ़ लेना. तो उसने ड्रंक एंड ड्राइव करके छोटे बच्चे को ठोक दिया. और ये जापान में लाइक इलीगल है, ड्रिंक एंड ड्राइव करना नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है, जेल हो जाती है सीधा. तो ऐसे बहुत से किस्से हैं जो फॉरेनर्स यहाँ पे करे. तो उसके चलते वो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने ये मुद्दा उठा लिया और लोगों ने भी सपोर्ट करना उनको चालू कर दिया. तो अभी रिसेंटली आप बहुत वीडियो देखोगे इंस्टाग्राम पे, प्रोटेस्ट के बहुत चल रहे हैं. क्योंकि यहाँ पर कुछ कंट्री है उनको इमिग्रेशन वालों ने जैसे एक स्पेसिफिक एरिया दे के रखा है, जैसे वो चाइना टाउन होता है ना, तो वैसे
ही कुछ कंट्री के इमिग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ गए थे, उनको एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया दे दिया था, तो उसके चलते लोगों में थोड़ा पैनिक हो गया था कि यार ऐसे कैसे आप एक एरिया उनको दे सकते हो। तो ज़्यादातर प्रोटेस्ट उससे रिलेटेड है, बट हाँ हो सकता है कि अभी इंडिया के साथ भी इन्होंने टाइप किया है 5 लाख एक्सचेंज होने वाले एम्प्लॉयमेंट, तो वैसे जापान को ज़रूरत है इसकी, ऐसा नहीं बोल सकते आप कि जापान को ज़रूरत नहीं है और ऐसे प्रोटेस्ट होंगे और ये उनको बोलेंगे कि मत लाओ उनको, क्योंकि जापान में आने वाले लाइक 2070 तक अगर यहाँ का पॉपुलेशन नहीं बढ़ा तो यहाँ की 30% पॉपुलेशन वैसे वाइप आउट हो जाएगी। ऐसे इलॉन मस्क का भी एक ट्वीट आया था कुछ मंथ्स पहले, तो वही चीज़ है, जापान को एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है। ये इमिग्रेशन के बगैर जापान आगे बढ़ नहीं सकता, इनका इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं सकता, दे नीड इमिग्रेंट्स, बट वही है कि इनको डर उसी का लगा है कि जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर आते हैं वो रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर मैं अभी इंडिया में होती और मुझे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। उसका रीजन ये है कि 5 लाख इंडियन जो जापान में आने वाले हैं उन्हें स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए। बट अगर मैं आपको ये चीज एकदम सिंपल टर्म्स में कहूँ तो जापान में यंग पॉपुलेशन बहुत ही कम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो है भी वो लेबर गिरी या फिजिकल वर्क नहीं करने वाली हैं। दूसरा रीजन ये है कि ओल्ड एज वाले लोग इनके में ज्यादा हैं और वो लोग फिजिकल लेबर कर नहीं सकते, तो बेसिकली इन्हें वो लोग चाहिए जो लो पे में फिजिकल लेबर कर रहे हैं। सो एज एन इंडियन आपको ये इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आपने बीटेक करा है या कोई भी डिग्री करी है, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, और आप इस प्रोग्राम के थ्रू आते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पे आके जापानीज कंपनी में काम करोगे, बट द एक्चुअल रियलिटी इज दैट कि आप जापानीज फैक्ट्री में काम करोगे और आपका जो काम होगा वो बेसिकली फिजिकल लेबर वाला होगा। तो मुझे जो इंडियंस हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप आने के बाद में यहाँ पे रूल ब्रेक मत करना, अच्छे से रहो। यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत पीसफुल है, अच्छा है, आप रहो यहाँ पे, बट कोई रूल मत तोड़ो, क्योंकि होगा कैसे ना कि हम इंडियंस का जापान में बहुत अच्छा इमेज है, तो मैं नहीं चाहता कि जो इंडियंस अभी आने वाले हैं या फिर ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं वो कुछ ऐसा कर दे जिसके चलते इंडियंस टारगेट में आ जाए, क्योंकि अभी इंडियन जापान की नज़रों में अच्छे हैं, बट अगर धीरे धीरे अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं और इंडियन इनके नज़रों में आ जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में देख लो भी रिसेंटली क्या हुआ है, स्पेसिफिक इंडिया के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट निकाला था कि उनको निकालो यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस कम्युनिटी और वहाँ पे तो क्या चल रहा है आपको पता है। तो ऐसा जापान में मैं नहीं चाहता कि स्पेसिफिक इंडियंस के लिए ऐसे कुछ प्रोटेस्ट निकले या ऐसे कुछ वो कर दे। तो मुझे बस आप जो इंडियंस यहाँ पे रहते हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है जो आने वाले हैं कि आप शांति से रहो और आपकी वजह से जो आने वाले इंडियंस है उनको कुछ तकलीफ ना हो, या जो ऑलरेडी इंडियंस यहाँ पे रहते हैं उनको तकलीफ ना हो। जस्ट स्टे कूल, एंजॉय जापान, अर्न मनी एंड जस्ट लिव हैप्पीली। और अभी इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ अभी चल रहे हैं, बड़े बड़े जो पेज है वो भी फेक न्यूज़ डाल रहे हैं कि जापान में जो पीआर है इंडियंस के लिए बहुत ईजी हो गया, फ्री में नहीं 5,000 रुपीज में वो पीआर दे रहे हैं इंडियंस को। तो काफ़ी लोग उस पर मैंने कमेंट्स पढ़े, मत जापान ने ऐसा नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट जापान में भी हालत अब खराब होने वाली फ्यूचर में, नॉट एवरीथिंग। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जापान में पीआर मिलना इतना इजी नहीं है, 5,000 में कोई पीआर वीआर नहीं मिलता है यहाँ पे, बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे पीआर मिलना। मैं उसका भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, पीआर का क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है और सब कुछ, बट इट्स नॉट ईजी। 5,000 में पीआर जापान में पॉसिबल, उसका प्रोसेस ही इतना बड़ा है कि दिमाग खराब हो जाता है, इतना डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, मैं बता नहीं सकता आपको, और उसमें भी रिजेक्शन के चांसेस मोर देन 50% होते हैं। तो जो आप अभी रूमर्स देखते हो ना ऐसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उस पर भरोसा मत किया करो, और जो भी आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हो उस पर बस देखो उसको। अगर आपका जो प्लान है जापान में आने का, वो न्यूज़ देख के आप पैनिक होके आपका डिसीजन होता है ना कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं ऐसा कुछ देख के, तो वो आपको नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, बस अपडेटेड रहो, न्यूज़ देखो और 4-5 न्यूज़ चैनल देखो और 4-5 जो पेज है जो कि ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो देख के आप जो भी आपको जापान का अपडेट है वो आप वहाँ से ले सकते हो। बट ऐसे कुछ रूमर्स पेज आपने फॉलो कर दिया और उनका देख लिया और फिर पैनिक हो गए कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो वो पैनिक आप मत होना, बस मुझे आपको ये बताना है। सो जो भी आप अभी कर रहे हो अच्छे से करो, डीमोटिवेट मत हो, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं और बस आप उसके लिए रेडी रहो, क्योंकि मैं भी जापान में भी काफ़ी साल से रह रहा हूँ, तो यहाँ पर लाइफ जो होता है अच्छा भी है, कभी कभी आपको होता है ना कि ओवर एक्सेस काम भी हो जाता है। अब आप मेरे वीडियो वगैरह देखते हो तो आपको पता चलता है कि मैं काफ़ी सारी एक्टिविटी करता हूँ, टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, बट स्टिल आई फाइंड टाइम फॉर यू कि मैं जितना हो सके आपको इन्फॉर्मेशन जापान से रिलेटेड, इंस्टाग्राम पे भी मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको जितना हो सके मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, और बस वही है कि मुझे आपका बस सपोर्ट चाहिए। तो चलो दोस्तों, आई होप आपको थोड़ा इमिग्रेशन के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा अपडेट्स मिल गया होगा, और भी मुझे कुछ अपडेट्स मिलते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो इसी नोट पे आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलता हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।